डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन हेवन। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर आनंद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा स्वर्ग में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थीगण, जब भी आप सुबह उठे तो अपने लिए गोल सेट करें कि आज हमें किस किस टॉपिक को पढ़ना है और अपना पूरा दिन उस लक्ष्य को अचीव करने में लगा दे। दोस्तों, हिंदी में एक वाक्य है, जो लोग अपनी तुलना दूसरे व्यक्तियों से करते हैं उन्हें याद रखना चाहिए कि सूर्य और चंद्रमा अपने अपने समय पर चमकते हैं। यानी कहने का यह अर्थ है कि आप अपनी तुलना किसी और से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, अपने मां बाप के लिए, अपने परिवार के लिए अनमोल है। और कभी भी अपनी तुलना किसी और से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान में अपनी अपनी कुछ खास बातें होती है। उसी पर जो है आप निर्भर रहें और आगे की ओर बढ़े। दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम 12वीं कक्षा के इतिहास के पाठ 2 को पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है राजा, किसान और नगर। चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखा? कौटिल्य ने, जॉन मार्शल ने, इत्सिंग ने या मेगास्थनीज ने? तो आपका आंसर होगा मेगास्थनीज। तो यहां आपका आया मेगास्थनीज। इसके बारे में पढ़ेंगे। मेगास्थनीज 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व जो है यूनान का एक राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह कई वर्षों तक चंद्रगुप्त के दरबार में रहा और उसने जो कुछ देखा भारत में, उसका वर्णन उन्होंने इंडिका नामक किताब में लिखा है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, धम्म के सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, समुद्रगुप्त ने, अशोक ने या चाणक्य ने? तो आपका आंसर होगा अशोक ने किया था। किसने किया था? अशोक ने। अब यहां अशोक आया, अशोक के बारे में पढ़ते हैं। सम्राट अशोक जो है, उसका पूरा नाम था देवानाम प्रिय अशोक मौर्य। उनका राजकाल ईसा पूर्व 269 से 232 तक था। वह प्राचीन भारत में था। चक्रवर्ती अशोक सम्राट बिंदुसार तथा रानी धर्मा का पुत्र था। लंका की परंपरा में बिंदुसार की 16 पटरानियों में 101 पुत्रों का भी उल्लेख का वर्णन है। पुत्रों में केवल 3 नाम का जो है उल्लेख मुख्य रूप से किया गया है। वो नाम है सुसीम, जो कि सबसे बड़ा था, उसके बाद अशोक, उसके बाद तिस्य। अशोक काल में जो है उकरा गया प्रतीकात्मक चिन्ह जो है, जिसे हम अशोक चिन्ह के भी नाम से जानते हैं, वह आगे चलकर जो है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी कहलाया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन हर्ष चरित्र की रचना है? बाणभट्ट, कौटिल्य, मेगास्थनीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर है बाणभट्ट। क्या होगा? बाणभट्ट। अब यहां आया आपका बाणभट्ट। यह कौन था? बाणभट्ट जो है 7वीं शताब्दी के संस्कृत गद्य लेखक और कवि थे। वह राजा हर्षवर्धन के आस्थान कवि थे। उनके 2 प्रमुख ग्रंथ हैं। हर्षवर्धन के दरबार में जो आए बाणभट्ट, उनके 2 प्रमुख ग्रंथ है। एक है हर्षचरितम, दूसरा है कादम्बरी। और ये दोनों ही किताबें जो है आपको कितनी बार एग्जामों में रिपीट हो चुका है। हर्षचरितम राजा हर्षवर्धन का जीवन चरित्र था और कादम्बरी जो है वह दुनिया का पहला उपन्यास था। कादम्बरी पूर्ण रूप से पहले ही बाणभट्ट के देहांत हो गया था, तो उपन्यास पूरा करने का काम उनके पुत्र भूषण भट्ट ने किया। अर्थात कादम्बरी बुक जो है उन्होंने जो लिखा, आने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी और इनका पूरा काम जो है करवाया उनका बेटा भूषण भट्ट ने। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे? गुप्त शासकों ने, सातवाहनों ने, कुषाणों ने या इनमें सभी? तो आपका आंसर होगा कुषाणों ने किया था। किसने किया था? कुषाणों ने किया था। भारतीय संस्कृति के इतिहास में कुषाण काल का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। कुषाणों के संरक्षण में भारत ने धर्म, कला, साहित्य, दर्शन आदि के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की है। स्वर्ण सिक्का यह भारत के किसी राजा द्वारा जारी प्रथम स्वर्ण सिक्का माना जाता है। इसे 127 सी यानी कॉमन ईरा में कुषाण राजा कनिष्क प्रथम द्वारा जारी किया गया था। यानी स्वर्ण सिक्का जो है आपको कनिष्क के द्वारा जो है जारी किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, अष्टाध्यायी पुस्तक की रचना किसने की थी? पतंजलि ने, चरक ने, पाणिनि ने या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा
पाणिनि ने किया था। किसने किया था? पाणिनि ने। पाणिनि जो कि 700 ईसा पूर्व संस्कृत भाषा के सबसे बड़े व्याकरण हुए थे। इन्हें संस्कृत का लेखक भी कहते हैं, फादर ऑफ संस्कृत। इनका जन्म तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत के गंधार में हुआ था। इनके व्याकरण का नाम अष्टाध्यायी है, जिसमें 8 अध्याय और 4 सहस्त्र सूत्र हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, मगध की आरंभिक राजधानी कहां थी? तक्षशिला, पाटलिपुत्र, राजगिरी या वैशाली? तो आपका आंसर होगा राजगिरी। अब यहां आपका आया मगध, इसके बारे में जानते हैं। मगध की प्राचीन राजधानी जो है वह राजगिरी थी। यह 5 पहाड़ियों से घिरा नगर था एक। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में भी मिलता है, वही अथर्ववेद जिसमें जादू टोना का वर्णन किया गया है। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है जिसे हम मगध प्रमंडल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया क्या जोड़ा? अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्य, अपरिग्रह। तो उन्होंने जोड़ा ब्रह्मचर्य को जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य। अब यहां आपका आया महावीर यानी वर्धमान महावीर। भगवान महावीर जो है उनका जैन पंथ के 24वें तीर्थकर थे। यह क्या में तीर्थकर थे? 24वें। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पूर्व, पहले 599 वर्ष ईसा पूर्व वैशाली के गणतंत्र राज्य क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। कहां हुआ था? कुंडलपुर में। अभी जो इन्होंने जोड़ा वो ब्रह्मचर्य था। पहले से क्या आ रहा था? पहले से आ रहा था आपका सत्य आ रहा था, फिर उसके बाद अहिंसा, फिर उसके बाद जो है आपका अपरिग्रह, और एक था आपका औचर्य। औचर्य लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, औचर्य। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 241 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 281 ईसा पूर्व, 291 ईसा पूर्व। तो आपका आंसर है 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग युद्ध हुआ था। अब चलते हैं इसके बारे में जानते हैं। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण बना। मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण कौन सा युद्ध बना? कलिंग युद्ध। अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। यह युद्ध 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। इसके परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो है पतन होने लगा मौर्य साम्राज्य का, और अशोक की मृत्यु 50 वर्ष के भीतर ही हो गई। मौर्य वंश का पतन जो है यह गया। इस युद्ध में जो है लगभग 1 लाख लोग मारे गए थे। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? हर्यक, कुषाण, गुप्त या मौर्य? तो ये आपके थे हर्यक वंश में। कहां थे? हर्यक वंश। अब आपका आया हर्यक वंश। हर्यक वंश के बारे में जानते हैं। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में बिंबिसार के द्वारा की गई थी। बिंबिसार ने गिरिव्रज यानी राजगिरी को अपनी राजधानी बनाया। इसने वैवाहिक संबंध में जो है आगे बढ़ाया। वैवाहिक संबंध के द्वारा जो है इन्होंने अपने शासन काल को आगे बढ़ाया। इन्होंने कौशल नरेश परसेनजीत की बहन महाकोसला से विवाह किया। वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से इन्होंने विवाह किया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10, सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहां मिला है? गुर्जरा, जूनागढ़, एरन जिसको हम सागर के भी नाम से जानते हैं, और मस्की। आपका आंसर होगा एरन। ये एरन क्या है? एरन जो है, एरन नामक ऐतिहासिक स्थान वह मध्य प्रदेश के सागर जिले में पड़ता है। प्राचीन सिक्कों पर इसका नाम एरिकन लिखा गया। एरन में वाराह, विष्णु और नरसिंह मंदिर का जो है लेख है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 11, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बर्मा में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका स्थित है पाकिस्तान में। कहां स्थित है? पाकिस्तान में।
तक्षशिला विश्वविद्यालय, अब इसके बारे में जानते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी से 18 मील उत्तर की ओर स्थित था। जिस नगर में यह विश्वविद्यालय था उसके बारे में कहा जाता है कि श्री राम के भाई भरत के पुत्र तक्ष ने उस नगर की स्थापना की थी। यह विश्व के प्रथम विश्वविद्यालय था जिसकी स्थापना 700 वर्ष ईसा पूर्व में की गई थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय में पूरे विश्व के 10,500 से ज्यादा छात्र जो है पढ़ते थे, अध्ययन करते थे। यहां 60 से अधिक विषयों को भी पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12। पुराणों की संख्या कितनी है? 14, 16, 18 या 20? तो आपका आंसर है 18। पुराणों की संख्या, पुराण क्या होता है? पुराण जो है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, ये सभी जो है आपका पुराण है, जो कि कुल कितना है? 18 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बौद्ध धर्म के ग्रंथों को किस भाषा में रचा गया था? पाली में, संस्कृत में, प्राकृत में या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है पाली में। बौद्ध धर्म जानते हैं इसके बारे में? गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कि अभी कहां है? नेपाल में है, हुआ था। उन्हें बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। यह बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहां दिया था? वो सारनाथ में दिया था। कहां दिया था? सारनाथ में दिया था। और उनका महापरिनिर्वाण यानी कि उनकी मृत्यु, निधन 483 ईसा पूर्व हो गई थी। कहां हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। दुनिया के 200 से अधिक देशों में जो है बौद्ध अनुयायी है, यानी कि बौद्ध धर्म को जो है माना जाता है। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां बौद्ध धर्म ज्यादा प्रचलित है। वो कहां है? चीन, जापान, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, कंबोडिया, मंगोलिया, लाओस, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया। ये कुल देश जो है यहां ज्यादा प्रसिद्ध है बौद्ध धर्म आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। निम्न में कौन सा जनपद सबसे शक्तिशाली था? कुरु, चेदी, वज्जी या मगध? तो आपका आंसर है मगध। जी हां, मगध आपका आंसर है। अब मगध के बारे में जानते हैं। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक रूप से जो है अभी पटना और गया जिला में शामिल है। इसकी राजधानी गिरिव्रज यानी कि वर्तमान राजगीर पाटलिपुत्र थी। भगवान बुद्ध के पूर्व बृहदत्त और जरासंघ यहां के प्रतिष्ठित राजा थे। मगध महाजनपद की सीमा उत्तर में गंगा से, दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, पूर्व में चंपा से लेकर पश्चिम में सोन नदी तक जो है फैली हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15। सुवर्णगिरी, क्वेश्चन है आपका, सुवर्णगिरी कहां स्थित है? कर्नाटक, गुजरात, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है कर्नाटक में स्थित है। कहां है? कर्नाटक में। कनकगिरी, जिसे हम स्वर्णगिरी के भी नाम से जानते हैं, भारत के यह कर्नाटक राज्य के कोप्पल जिले में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16। हर्षवर्धन की जीवनी से संबंधित पुस्तक का क्या नाम था? हर्षचरित, चरक संहिता, अर्थशास्त्र या कोई नहीं? तो आपका आंसर है हर्षचरित। कौन था? हर्षचरित। हर्षवर्धन जो कि काफी प्रसिद्ध शासक था, उनके बारे में जानते हैं। हर्षवर्धन 590 से 647 ईस्वी प्राचीन भारत में यह एक प्रमुख राजा थे। यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्धन के पुत्र थे। हर्षवर्धन जो है, इनके पिता का नाम था प्रभाकर वर्धन। कवि वानभट्ट ने इनकी जीवनी लिखी थी हर्षचरित। हर्ष कवि और नाटककार भी थे। उसके लिखे गए 2 नाटक जो कि बहुत प्रसिद्ध थे, प्रियदर्शिका और रत्नावली। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। आधुनिक भारतीय भाषाओं की मूल लिपि कौन से हैं? संस्कृत लिपि, पाली लिपि, प्राकृत लिपि या ब्राह्मी लिपि? तो आपका आंसर है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि जो है भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसके प्रयोग के प्राचीन उदाहरण अशोक के अभिलेखों के रूप में उपलब्ध है और यह सबसे मुख्य पॉइंट बाएं से दाएं जो है लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18।
किस शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? कनिष्क, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त गुप्त वंश के चौथे राजा और चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे एवं पाटलिपुत्र उनके साम्राज्य की राजधानी थी। वे वैश्विक इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेना नायक एवं सम्राट माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19। किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? प्रथम, पंचम, 13वां या इनमें से कोई नहीं? तो वो आपका है 13वां में। 13वें शिलालेख में जो है आपका कलिंग युद्ध के जो बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बना। अहिंसा की नीति के कारण उसके सैनिक युद्ध कला में पिछड़ने लगे। परिणाम स्वरूप धीरे धीरे जो इसका पतन की शुरुआत हो गई। यह युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उन्होंने हिंसा को त्याग दिया और अहिंसा अपना लिया और बौद्ध धर्म को मानने लगे। इस युद्ध का वर्णन जो है अशोक के 13वें शिलालेख में मिलता है। अशोक के जो है कलिंग युद्ध के बाद जो है पतन होने का कारण यह भी था साम्राज्य का कि उनके पास जितनी भी संपत्ति थी वो सारे संपत्ति को जो है उन्होंने प्रचार में जो है बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में जो है लगा दिया। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। कनिष्क की राज्यारोहण तिथि है 28 ईस्वी, 48 ईस्वी, 58 ईस्वी, 78 ईस्वी? आपका आंसर है 78 ईस्वी। कितना है? 78 ईस्वी। कनिष्क 78 ईस्वी में ईसा पूर्व में 44 ईस्वी में कुषाण राजवंश के भारत का एक गुर्जर सम्राट थे। कनिष्क बौद्ध धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर प्रतिष्ठित है क्योंकि वह न केवल बौद्ध धर्म में विश्वास रखता था बल्कि उसकी शिक्षाओं के प्रचार प्रसार में जो है बहुत प्रोत्साहन भी दिया उन्होंने। इसका उदाहरण है कि उसने कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था जिसकी अध्यक्षता वसुमित्र एवं अशोघोष के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21। धम्म महापात्रों को किसने नियुक्त किया था? बिंदुसार, अशोक, कनिष्क या चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसने किया था अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने किया था। यह धम्म महापात्रों में क्या था? धम्म महापात्रों में लिखा था बड़ों को आदर करना, सेवा के साथ उदार व्यवहार करना, सन्यासी व ब्राह्मणों के प्रति जो है उदारता दिखाना, ये सब बातें जो है इसको कही जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है? मुगल काल, गुप्त काल, मौर्य काल या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा गुप्त काल। गुप्त राजवंश प्राचीन भारत के प्रमुख राजवंशों में से एक था। कुछ इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग भी माना जाता है। गुप्त वंश का प्रारंभिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था। साम्राज्य के पहले शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन या पतंजलि? तो आपका आंसर होगा हरिसेन ने की थी। किसने? हरिसेन। अब हरिसेन के बारे में जानेंगे। हरिसेन 4वीं शताब्दी के संस्कृत कवि और मंत्री थे। वे समुद्रगुप्त की राजसभा के एक महत्वपूर्ण सभासद थे जिन्हें उनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ है प्रयाग प्रशस्ति। कौन है? प्रयाग प्रशस्ति, जिसमें समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। यह एक महान कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24। मौर्यकालीन टकसाल का प्रधान कौन था? कोषाध्यक्ष, पन्याध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो आपका आंसर होगा लक्षणाध्यक्ष। यह क्या था? लक्षणाध्यक्ष जो है एक उच्च अधिकारी का पद था जो मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग था। संपूर्ण मुद्रा पद्धति लक्षणाध्यक्ष के अधीन थी। अर्थशास्त्र में राजकीय टकसाल का भी उल्लेख मिलता है जिसका अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष होता था। मुद्राओं का परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूप दर्शक भी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हन, पतंजलि, विशाखादत्त या वानभट्ट? तो आपका आंसर होगा कल्हन। राजतरंगिणी कल्हन द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। राजतरंगिणी का शब्द का जो अर्थ होता है वह होता है राजाओं की नदी। कल्हन जो कि 1150 ईस्वी में कश्मीर के महाराज हर्षदेव 1068 से 1101 के
महामात्य चंपक के पुत्र और संगीत मर्मज्ञ कनक के अग्रज थे। दोस्तों, आज के वीडियो मैंने जो भी प्रश्न बताया ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पाठ का जो है मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी महत्वपूर्ण हैं और कुछ प्रश्न बच भी गए हैं, यानी कि मैं आपको अगले वीडियो में इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं और भी प्रश्न बताऊंगा इस पाठ के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।